अच्छा, अब ये ना चैप्टर हम पॉलीमर्स करेंगे, और मेरे को ट्राई यही करना है कि 30-40 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो एक तो चैप्टर जिसका नोट्स है ना, नोट्स निकाल लेना जरूर पॉलीमर चैप्टर के। सही ना, पॉलीमर चैप्टर के नोट्स निकाल लेना। मैं इसमें बहुत जल्दी बताऊंगा कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। वेदांत, वेदांत, वेदांत। यस सर, यस सर। हाँ वेदांत, नोट्स वगैरह निकाल लेना जो भी है तेरे पास है। यस सर। देखो पॉलीमर्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें डिटेल बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे तुमने सबने सुना हुआ पॉलीथीन, पॉलीथीन सबने सुना होगा, किससे बनता है? इथीन से। इथीन के एन मोल्स लिए और इससे बन गया पॉलीथीन, ये बन गया पॉलीथीन। और एक्चुअल में ये जो बना है ना, एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू यहाँ पे 100 से लेकर 3000 तक हो सकती है, 1000, 2000, 3000 तक जा सकती है इसकी वैल्यू। सही ना, तो ये जो बना है ना, इसको कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। तुम्हें करना क्या है, जितने भी पॉलीमर्स बनेंगे, जैसे तुम्हें ना कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें ये दे देगा कि ये अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या रहा होगा। जहां पे वैलेंसी फ्री है उसको हटा देना तुम, ये हटा दिया मैंने, ध्यान देना। जहां वैलेंसी फ्री है ये हटा दिया मैंने एक, और रेडिकल लगा दिया। क्या लगा देंगे? रेडिकल। यहाँ वैलेंसी फ्री है तो लास्ट में इसको बढ़ा दिया और रेडिकल लगा दिया। दोनों को जोड़ करके मोनोमर मिल जाएगा, दोनों को जोड़ करके मोनोमर मिल जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इस तरीके से तुम्हें मोनोमर मिल जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन IIT मेंस में आए हुए हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर कि पॉलीमर से मोनोमर कैसे मिलेगा, पॉलीमर से मोनोमर कैसे मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था, इसको बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर जो कि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, जो ज्वाइन टुगेदर करे, विच विल ज्वाइन टुगेदर इन ए रेगुलर कोवेलेंट फैशन टू फॉर्म दिस हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज पॉलीमर। मोनोमर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ज्वाइन करेगी टू फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोनोमर। और पॉलीमर क्या है? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय joining simple reactive units in a regular covalent fashion। मोनोमर और पॉलीमर की डिफरेंस बता दी। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? बायोपॉलीमर सबको पता है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन, जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं हमारे, वो है बायोपॉलीमर, दे आर कॉल्ड एज बायोपॉलीमर। फिर एक टर्म आती है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फंक्शनैलिटी, ऐसे डबल बॉन्ड्स जो कि ज्वाइन करके पॉलीमर बना सकते हैं, उसे बोलेंगे फंक्शनैलिटी। ऐसे डबल बॉन्ड जो यूज हो रहे हैं पॉलीमर के फॉर्मेशन में, उसे फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। या फिर जितने फंक्शनल रूप से इन्वॉल्व हैं पॉलीमर को बनाने के लिए, उसे फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। जैसे इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी 1। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी 1। और जिसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, जैसे ये ब्यूटा 13 डाइईन, इसकी फंक्शनैलिटी होगी 2, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, दोनों डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है इस तरीके से। समझ गए कि नहीं? तो ये फंक्शनैलिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? मोनोमर की। नंबर ऑफ बाइंडिंग यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन ए मोनोमर, नंबर ऑफ बाइंडिंग यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन ए मोनोमर इज कॉल्ड एज इट्स फंक्शनैलिटी। ये फंक्शनैलिटी है। तो मैंने तुम्हें यहाँ बताया अभी तक पॉलीमर्स, मोनोमर्स, बायोपॉलीमर्स और फंक्शनैलिटी, ये 4 टर्म बता दी। फिर इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल, ये पॉलीमर है ना, ये जो बनाया है मैंने पॉलीमर है। पॉलीमर तो मैक्रोमोलिक्यूल होगा ही होगा, पॉलीमर तो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल होगा ही होगा। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल जरूरी नहीं है कि पॉलीमर हो। मैक्रोमोलिक्यूल यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स हो या ना हो सकता है उसमें रिपीटिंग यूनिट्स हो या ना हो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल ही बोलेंगे। पॉलीमर जितने भी हैं सब मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, लेकिन जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है जरूरी नहीं है कि वो पॉलीमर्स हो, जरूरी नहीं है कि वो पॉलीमर्स हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। जैसे पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है और मैक्रोमोलिक्यूल भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होंगे, और अमीनो एसिड्स 20 टाइप के हो सकते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन को क्या बोलेंगे? मैक्रो प्रोटीन्स हो गया या न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट पॉलीमर्स। लेकिन आजकल हम इनको पॉलीमर भी कहने लग गए हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये सिमिलर ना हो, लेकिन केमिकली जो अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर यही दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आर डिफरेंट होता है, आर 20 तरीके का हो सकता है।
तो इसलिए आजकल हम प्रोटीन्स वगैरह को भी पॉलीमर्स कहने लग गए हैं, लेकिन हमें डिफरेंस जब एक्सप्लेन करना है तो हम पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं एक साथ बताऊंगा तुम्हें होमोपॉलीमर्स कौन-कौन से हैं, कितने टाइप के हैं होमोपॉलीमर्स। तो ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का। पहला क्लासिफिकेशन जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। पहला है होमोपॉलीमर, क्लियर? पहला क्या होगा? होमोपॉलीमर। ये ईज़ी है बहुत, होमोपॉलीमर। नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होंगी, क्लियर? होमोपॉलीमर क्या होगा? जिसके अंदर एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होंगी, उसे बोलेंगे होमोपॉलीमर। एक ही टाइप की क्या होंगी? मोनोमेरिक यूनिट, उसे बोलेंगे होमोपॉलीमर। तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें एक दे दिया ऊपर, पॉलीथीन। पॉलीथीन एग्जांपल दिया। पॉलीथीन में 2 तरीके के पॉलीथीन आते हैं। एक होता है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसकी प्रिपरेशन मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होगा? ये लिया मैंने मोनोमर, एन मॉलिक्यूल्स लिए इसके, वैलेंसी फ्री इधर करेंगे और ये बन जाएगा HDP। ये बन गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके बनने की कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। ये क्या है? लीनियर पॉलीमर बन रहा है पूरा। ये ऐसे ना कंटिन्यूड है, CH2 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 CH2, ये कंटिन्यूड है पूरा ऐसा। 100 से लेके 1000 2000 तक यूनिट जा सकती है इसमें। अब इसके बनने, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनने की कंडीशन क्या है? पहले तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोल रहा हूँ मैं, तो डेंसिटी इसकी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी याद रखनी है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर टेम्परेचर भी कम और प्रेशर भी कम, ऐसे याद रखना। किससे? लो डेंसिटी की फॉर्मेशन से। टेम्परेचर भी कम 333 केल्विन से 343 केल्विन के आसपास, और प्रेशर 6 से 7 एटमॉस्फेयर। प्रेशर 6 से 7 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ तुम्हें लो डेंसिटी। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो IIT में भी पूछा हो 2004 के पेपर के अंदर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है जिगलर नाटा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है, बहुत बार पूछा हुआ पेपर में। जिगलर नाटा ये कैटलिस्ट यूज होता है, और ये होता क्या है? ZEIGLAR, जिगलर NATTA, जिगलर नाटा। और ये होता क्या है? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल, एल्काइल में इथाइल लेते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, दिस इज कॉल्ड एज जिगलर नाटा। इसका कंपोजिशन बहुत बार पूछा हुआ है, TiCl4, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये होता है जिगलर नाटा। ये बनाता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन की प्रिपरेशन में, ये यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन की प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट आया लो डेंसिटी पॉलिथीन। लो डेंसिटी पॉलिथीन ना, ये बनता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है। बोलेगा कैसे बना है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहां से होगा? इस जगह से। यहाँ CH2 था ना, इसका एक H हटा दो यहाँ से और H लगा दो, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हम। -H रेडिकल, -H रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये आया पहले CH2, वैलेंसी फ्री हो जाएगी इसकी, रेडिकल CH2 CH2, और ये इथीन नीचे जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसको जोड़ देना बस इसके साथ, इसके रेडिकल को जोड़ देना। ये जोड़ दिया मैंने इसके रेडिकल, ये हटाया यहाँ से, रेडिकल 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 यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा। इस रेडिकल को और इस रेडिकल को जोड़ेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। ये चीज आ गई, ये हटा यहाँ से, ये हटा, और ये बॉन्ड आ गया। और नीचे जब रेडिकल फ्री है उसकी भी वैलेंसी फ्री, तो ये हाईली ब्रांच पॉलीमर होगा। ये आ गया, इधर भी वैलेंसी फ्री, इधर भी वैलेंसी फ्री, इधर भी वैलेंसी फ्री, तो उसे बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर, क्लियर? जो HDP था वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर था, लीनियर पॉलीमर था। लीनियर पॉलीमर था तो उसमें एक चेन ये चल रही है, एक चेन ये चल रही है, एक चेन ये चल रही है। तो इसमें क्या होगा? पैकिंग प्रॉपर होगी, क्लियर? इसके अंदर पैकिंग प्रॉपर होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, सारी प्रॉपर्टीज इसकी, डेंसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी तो ज्यादा आ ही रही है, तो इसलिए इसका एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलिथीन में आ जाएगा। तो HDP में ये ध्यान रखना, लीनियर चेन है, लीनियर चेन होंगी, कोई ब्रांचेस नहीं है, तो इसलिए हर एक चेन एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली पैक होगी, डेंसिटी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलिथीन। अब ये वाला जो लो डेंसिटी पॉलिथीन है, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है जैसे ये ऐसे है, ये इस तरीके से है, एक चेन ऐसी, ये सब ब्रांचेस, तो दूसरी चेन भी ऐसी। इसमें ब्रांचेस की वजह से पैकिंग नहीं हो पाएगी, इसमें चेन ऐसी, ब्रांचेस की वजह से क्या होगा? पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी तो डेंसिटी कम, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम, इसलिए एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके साथ ध्यान रखना है, लो डेंसिटी पॉलिथीन इसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये जैसे लो डेंसिटी पॉलिथीन जो है ना, ये भी एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है IIT मेंस के, ये कहाँ यूज होता है? यूज होता है क्या? जो स्क्वीज बॉटल्स होती है वहां पे यूज होगा इसे, सही ना? स्क्वीज बॉटल्स होगी, या टॉयज हो गए, या फिर फ्लेक्सिबल पाइप बनानी है कहीं पे, तो वहां पे LDP यूज होगा, वहां पे LDP यूज होगा, सही ना? तो ये इसके यूजेस भी आ जाएंगे इसके अंदर। और वैसे तुम्हें पॉलिथीन के यूजेस पता है।
और इसके बाद इसकी कंडीशन बनने की, इसकी कंडीशन डेंसिटी इसकी कम है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बनने की कंडीशन याद रखनी है तुम्हें, प्रेशर भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 350 केल्विन से 570 केल्विन, 350 से 570। ये एलडीपी बनने की कंडीशन है। क्लियर, ये एलडीपी बनने की कंडीशन है। ये जरूर याद करना है एचडीपी और एलडीपी में क्या डिफरेंस है ना, एचडीपी और एलडीपी में क्या डिफरेंस है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अभी तक होमोपॉलीमर्स में मैंने सिर्फ इतना बताया, एचडीपी और एलडीपी इसकी बनने की कंडीशन, बनते कैसे हैं, और क्या कहते हैं, यूजेस क्या है इसके, डेंसिटी के बारे में बताया। डेंसिटी एक की 0.92 और जिसकी ज्यादा है एचडीपी की 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट आ जाएगा अब इसके अंदर और दो, थर्ड जो आएगा पॉलीमर पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड सबको पता क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH ये विनाइल क्लोराइड है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, फंक्शनैलिटी इसकी भी वन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, जहां वैलेंसी फ्री है वहां से ब्रेक करके CH2 CH वैलेंसी फ्री Cl लग जाएगा। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी सबने सुना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की पाइप सबने सुना हुआ है ना, पीवीसी के शू के सोल्स भी बनते हैं। किसी को डाउट तो नहीं आता? तो पीवीसी के बारे में बताओगा, फंक्शनलिटी इसकी वन है, सही ना, फंक्शनलिटी भी क्या इसकी वन। नेक्स्ट अब इसके अंदर आ जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ध्यान रखेंगे इनके दूसरे नाम से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को एक्रीलैन भी कहते हैं, एक्रीलैन, इसको ऑरलॉन भी कहते हैं, दोनों याद रखना। आगे एक टर्म आएगी परलॉन, परलॉन होता है नाइलॉन 6। दूसरे नाम जरूर रखना है, एक्रीलैन, ACRILAN, एक्रीलैन। दूसरा नाम क्या है, ऑरलॉन। नाम से ही पता लग रहा है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो पहले लेंगे एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, क्लियर, एक्राइलोनाइट्राइल CN लेंगे, सॉरी यहाँ पे लेंगे CN। फंक्शनलिटी इसकी भी ध्यान रखना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन फंक्शनलिटी सिर्फ वन ही बोलेंगे क्योंकि यही डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होगा। फंक्शनलिटी इसकी भी वन होगी। तो इसमें वैलेंसी फ्री कर देंगे, गर्म करेंगे इसको, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देंगे और ये बन जाएगा CH2 CH CN, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जब भी विड्रॉइंग ग्रुप हो, जब भी मोनोमर के अंदर विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा हमेशा एनायनिक पॉलीमराइजेशन से होगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसका मैकेनिज्म जो होगा बनने का पॉलीक्राइलोनाइट्राइल का, वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू होगा। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, जैसे प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, उसमें मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा किससे, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और एक ऐसा मोनोमर है जिसके अंदर कैटायन भी स्टेबलाइज होगा, एनायन भी स्टेबलाइज होगा, रेडिकल भी स्टेबलाइज होगा, स्टाइरीन, जो आगे बता रहा हूँ, स्टाइरीन। तो इसका पॉलीमराइजेशन जो है कैटायनिक भी, एनायनिक भी और फ्री रेडिकल भी, तीनों हो सकते हैं इसमें तीनों हो सकते हैं स्टाइरीन के अंदर। चलो ये मैंने बताया तुम्हें पैन, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और ऑरलॉन और एक्रीलैन, और एक्रीलैन, सही ना। और ये वूल हमने सुना हुआ ना, ऊन वगैरह जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है, ये उसका सब्स्टिट्यूट है, तो वहां पे यूज होता है इसका, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन किसमें होगी, अगर मोनोमर के अंदर विड्रॉइंग ग्रुप है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगी अगर मोनोमर के अंदर डोनेटिक ग्रुप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज स्टाइरीन, जिसके अंदर कैटायन, एनायन और रेडिकल तीनों स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई भी तुम पॉलीमराइजेशन कर सकते हो, इसमें कोई भी पॉलीमराइजेशन कर सकते हो, कैटायनिक, एनायनिक या फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टाइरीन देख लेते, वही मैं स्टाइरीन बता रहा हूँ तुम्हें। स्टाइरीन CH2 बॉन्ड CH, नीचे CCH5, जो भी डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है उसको लेना है तुम्हें, उसको लेना है कहाँ पे, स्ट्रेट चेन में, बाकी सब ग्रुप्स को नीचे लगा देना। मैं यही कर रहा हूँ हर जगह, Cl था तो Cl नीचे, CN था तो Cl था, Cl नीचे, CN था, CN नीचे, सही ना। CH3 होता तो CH3 नीचे, CCH5 है तो ये नीचे, और ऊपर ओपन कर देंगे, वैलेंसी फ्री कर देंगे। जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अगर जिसने कर लिया एक चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा, 5 टाइम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देखना, तभी याद होगा ये, और बोल के देखना ताकि ये चैप्टर याद रहे, फिर बाद में याद करोगे इजी रहेगा। तो ये आ गया यहाँ पे स्टाइरीन, ये आ गया पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के फैब्रिक्स वगैरह में यूज होता है, सबने सुना होगा पॉलीस्टाइरीन के फैब्रिक्स। तो ये पॉलीस्टाइरीन है, क्लियर, दिस इज पॉलीस्टाइरीन। तो ये इसके अंदर देना, और जितने भी टाइप की पॉलीमराइजेशन है सब इसके अंदर होंगी, जितने भी टाइप की पॉलीमराइजेशन है सब इसके अंदर होगी। नेक्स्ट आ गया इसके अंदर, और मैंने चारों इकट्ठे लिख भी दिया जो मैंने पढ़ाया भी तुम्हें यहाँ पे। CCH5 है तो स्टाइरीन, Cl है तो विनाइल क्लोराइड, CN है तो एक्राइलोनाइट्राइल, CH3 है तो प्रोपीन, सही ना, CH3 है तो प्रोपीन। नेक्स्ट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन की प्रिपरेशन। टेफ्लॉन आजकल सबने सुना होगा, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन के नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनते हैं।
तो CF2 बॉन्ड CF2 जिसकी 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन जिसकी फंक्शनैलिटी 1 है, जब ये मिलेगा तो वैलेंसी फ्री ये बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। टेफ्लॉन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पे इसकी कोटिंग होती है, या सर्विस वगैरह कराने जाते हैं, गाड़ियों की सर्विस जो होती है ना, फर्स्ट टाइम सर्विस होगी तो उसमें भी टेफ्लॉन की कोटिंग देते हैं, ताकि क्या कहते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है इस वजह से। तो ये ध्यान रखना है, PTFE और टेफ्लॉन यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, यूजेस पूछते हैं तो वो भी करना है तुम्हें। मेनली सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है। तो ये क्या कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन और टेफ्लॉन है। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये सब पढ़ रहे हैं ना, होमोपॉलीमर्स हैं, ऑल दीज आर होमोपॉलीमर्स, जो कि बन रहे हैं डायरेक्ट एक ही मोनोमर, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर है, और ये सब बन रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट मैं तुम्हें बताऊंगा PMMA और PEA और PMMA, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, PEA इथाइल एक्राइलेट होता है। एक्राइल ग्रुप कभी भी मैंने बोल दिया ना, तो एक्राइल ग्रुप ये होता है हमेशा, CH2 बॉन्ड CH, और C किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का। एक्राइल वर्ड मैंने एक्राइलोनाइट्राइल यही आया, वो देखो एक्राइलोनाइट्राइल में यही आया। एक्राइल अब जो मैं बोल रहा हूँ इथाइल एक्राइलेट, उसमें भी यही आएगा, ये वाला ग्रुप जरूर आएगा फंक्शनल ग्रुप नीचे। एक्राइलिक एसिड बोलूंगा तो COOH, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, तो इसमें भी मैं लिखूंगा इथाइल एक्राइलेट, तो एक्राइलेट ग्रुप है, एस्टर वाला ग्रुप नीचे रहेगा, इथाइल ये आ गया। दिस इज इथाइल एक्राइलेट, फंक्शनलिटी इसकी भी 1 है। इस डबल बॉन्ड को काउंट मत करना बिल्कुल, जो डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन में यूज होगा उसी को काउंट करते हैं। तो इसमें ऊपर की वैलेंसी फ्री कर देंगे, ये बन गया पॉली इथाइल एक्राइलेट, वैलेंसी फ्री। दिस इज पॉलीइथाइल एक्राइलेट, क्लियर, पॉलीइथाइल एक्राइलेट। तो ये भी हमारा पेंट्स वगैरह में यूज होता है ज्यादातर, सही ना, पेंट्स वगैरह में यूज होता है। ये सॉल्वेंट को अपना जल्दी से क्या कहते हैं, इवापोरेट कर देगा, तो पेंट जो है परमानेंट रहता है। पॉलीइथाइल एक्राइलेट, PEA। नेक्स्ट है PMM में, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट। दोनों के दोनों पहले तो बोर्ड के सिलेबस में नहीं थे, अब तो तुम्हें सारा ही करना है, तो ये करना पड़ेगा। PEA कर लिया यहाँ पे, PMMA, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ये होता है सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास, लाइट कवर लेंसेज होते हैं ना, वो इसके बनते हैं, PMM में, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। तो इसमें देखो, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, अगर मैं बोलता हूँ इथाइल एक्राइलेट क्या था, तो तुमने लिखा यहाँ पे COO-CH5। अगर अगर मैंने बोला इसमें मिथाइल मेथा एक्राइलेट क्या है, मिथाइल एक्राइलेट क्या है, तो मिथाइल के लिए तुम यहाँ पे लगा दोगे CH3, और मिथाइल मेथा एक्राइलेट, तो इस एस को हटा के क्या लगा देंगे, इसका एस को हटा के भी CH3 लगा दो। बस जो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा पॉलीमराइजेशन में उसको स्ट्रेट चेन हॉरिजॉन्टल लेना है, बाकी सबको ऊपर नीचे कर देना। तो इससे बन गया ये पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, CH3, COO-CH3, वैलेंसी फ्री, ये बन गया होल है। ये बन गया पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, PMM में पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, ये इसका नाम है। तो ये भी खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये जितने भी चल रहे हैं सब होमो पॉलीमर्स हैं, एंड ऑल आर फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक्सेप्शन है इसका, मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा इसका। नेक्स्ट अब नोट करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे HDP LDP इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी नाइलॉन 6, इसकी प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, इसके मोनोमर पे काफी क्वेश्चन आते हैं इसके मोनोमर के बारे में। तो नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन होती है कैप्रोलेक्टम से, ये है कैप्रोलेक्टम, 7 मेंबर की रिंग है लेकिन कार्बन 6 है, ऐसे 7 मेंबर की रिंग बना देना, डबल बॉन्ड O लगा देना, रिंग के अंदर ही NH लगा देना, ये इसका मोनोमर है। इसके मोनोमर की प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होती है हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू होता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा। साइक्लोहेक्सेन में डालते हैं, पहले एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉन मिलता है, फिर NH2OH डालते हैं तो डबल बॉन्ड NOH आता है, उसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट करते हैं तो जाके ये मिलता है। तुम्हें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इससे। तो इसमें H2O एक बार ऐड होगा फिर रिमूव होगा, H2O एक बार ऐड होगा फिर हीट करने से रिमूव होगा। तुम्हें करना क्या है, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, यहां से क्लीवेज और इसको जोड़ दो बस, डबल बॉन्ड O, वैलेंसी फ्री, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, 5 CH2 है ना, तो CH2 होल 5 NH वैलेंसी फ्री, ये हो गया नाइलॉन 6। बस तुम्हें इतना करना है इसके अंदर।
This is nylon 6 and is formed from monomer called as caprolactam. कैप्रोलैक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैप्रोलैक्टम से बनता है नाइलॉन 6। और ध्यान रखना है इसमें वाटर एक बार ऐड करना है फिर रिमूव करना है, इसीलिए इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं है, इसके अंदर है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये याद रखना है। इसके अंदर ये स्पेशल केस है, मैंने तुम्हें बोला जितने भी होमोपॉलीमर्स हैं दे ऑल आर फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्लियर, दे ऑल आर फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन एक्सेप्ट नाइलॉन 6 व्हिच इज फाउंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, व्हिच इज फाउंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये ध्यान रखना है नाइलॉन 6 को, नाइलॉन 6 को, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही ना। तो ये नाइलॉन 6 बन गया। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इसके अंदर होमोपॉलीमर। नेक्स्ट होमोपॉलीमर इज नेचुरल रबड़। रबड़ के तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, एक तो नेचुरल रबड़ है और तीन क्या है, सिंथेटिक रबड़। तीन क्या है, सिंथेटिक रबड़, वो भी पढ़ने हैं हमें, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, तीन और है, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। पहले है रबड़, नेचुरल रबड़, ध्यान रखना नेचुरल रबड़, रबड़ की कोई भी फॉर्म आती है ना इस टाइप का जरूर होगा उसके अंदर, ये दिमाग में रख लो, उसके मोनोमर में इस टाइप का जरूर होगा कुछ। अब जो इसका मोनोमर है उसमें बस ये वाला हटा देंगे और ऊपर लगा देंगे CH3, ऊपर क्या लगा देंगे CH3, ये ऐसे CH3, और इसका नाम है आइसोप्रीन। IUPAC तो सबको पता ही है, IUPAC क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटा 13 डाइन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ये नेचुरल रबड़ है। अब इसके n मॉलिक्यूल्स दिए, इसके n मॉलिक्यूल्स दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेडिकल रेडिकल जोड़ करके ये बन जाएगा लास्ट वाले दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री, होल N। ये बन गया पॉली आइसोप्रीन, ये है पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। और अगर मैं इसकी सिस फॉर्म ले लूंगा तो बनता है नेचुरल रबड़। सिस फॉर्म ले ली ना अगर इसकी, मैं इसकी सिस फॉर्म तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, ये सिस फॉर्म है इसकी, देखो C डबल बॉन्ड C, CH3 इधर, CH2 वैलेंसी फ्री इधर नीचे, और इधर भी CH2 वैलेंसी फ्री नीचे रखना, और यहाँ पे बच गया H। तो ये सिस फॉर्म आ गई इसकी, होल N। तो इसको बोलते हैं नेचुरल रबड़। ये नेचुरल रबड़ है, इसकी डिटेल सारी पूछी जाएगी कि इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर क्या है, और नेचुरल रबड़ जो है इसका मोनोमर क्या है, पहले तो वो है आइसोप्रीन, 2 मिथाइल ब्यूटा 13 डाइन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटा 13 डाइन, ये इसका मोनोमर है आइसोप्रीन। और ये है सिस पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबड़ है। नेचुरल रबड़ जो है ये मिलता है ब्रांच ऑफ ट्री से, बार्क ऑफ जो रबड़ ट्री होती है ना उससे मिलता है, उससे मिलता है। लेकिन ये अगर तुम देखोगे नेचुरल वाला रबड़ जो होता है ये हाथों पे चिपकता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, दिस नेचुरल रबड़ इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स प्रेजेंट इन ब्रांच ऑफ ट्रीज, रबर ट्रीज। तो इसको, ये जब नेचुरल रबड़ तुम देखोगे ना तो ये हाथों पे चिपकता है। और लेटेक्स क्या होता है, अगर याद रखते हो याद कर लेना, एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है IIT मेंस की, कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल ऑफ रबड़ होता है, सोल ऑफ रबड़, याद रखते हो, इसको याद कर लेना, लेटेक्स जो है। अच्छा, नेचुरल रबड़ जो होता है ये हाथों पे चिपकता है, मतलब इसको एज इट इज हम यूज कर ही नहीं सकते बिल्कुल, ये गिरते ही टूट जाएगा, ब्रिटल होता है, पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सही ना। तो ये इन प्रॉपर्टीज की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से नेचुरल रबर को यूज नहीं कर सकते हम। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो गुडियर है, गुडियर का नाम सबने सुना होगा, चार्ल्स गुडियर से एक्सीडेंटली नेचुरल रबर के ऊपर, नेचुरल रबर के ऊपर सल्फर गिर गया, सल्फर गिर गया, तब उसने चेक किया कि रबर की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ गई है, अब वो आसानी से टूट नहीं रहा है। दूसरा, अब वो हार्ड हो गया है, पानी को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, और अब हाथों में चिपक भी नहीं रहा है, टैकी नहीं है अभी। तो तब उस यहाँ से चेक किया कि सल्फर डलने से रबड़ की हार्डनेस बढ़ जाती है। नाउ इट कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज, कमर्शियल पर्पज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब अगर तुमने नेचुरल रबड़ के अंदर 5% सल्फर डाल दिया, 5% सल्फर डाल दिया, तो वो यूज होगा टायर्स वगैरह में, जो टायर्स बनते हैं ना, गाड़ियों के टायर जो बनते हैं उसमें यूज होगा। और अगर 20% सल्फर डाल दिया तो इबोनाइट की रॉड बनती है, इबोनाइट की रॉड बनेगी। और अगर तुमने इसके अंदर 25% डाल दिया सल्फर, 25% सल्फर डाल दिया, तो बैटरी के केस बनाने का होता है, बैटरी केसेस बनाने के काम आता है, क्लियर, बैटरी के केसेस बनाने का काम आता है। और प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सल्फर टू नेचुरल रबर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सल्फर टू नेचुरल रबर, इसको हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सल्फर टू नेचुरल रबर, दिस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। और वल्केनाइजेशन के प्रोसेस को
फास्ट करने के लिए एडिशन ऑफ सल्फर इज वेरी स्लो, इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें जिंक ऑक्साइड डालते हैं ताकि इसका प्रोसेस फास्ट हो जाए, और डाइफिनाइल अमीन डालते हैं ताकि इसका इस रबड़ का ऑक्सीडेशन ना हो। डाइफिनाइल अमीन डालते हैं ताकि इस रबड़ का ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं तो फिर ये हाथों में चिपकने लग जाएगा। और तुमने देखा भी होगा, अगर बहुत लंबे समय तक सल्फर डाला भी रहे तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर रबड़ हाथों में चिपकने लग जाता है। पुराना रबड़ जो होता है ना, तुम चेक करोगे तो हाथों में चिपकने लग जाता है दोबारा। तो ये भी ध्यान रखना है इसके लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर कैटलिस्ट क्या यूज करा? कैटलिस्ट यूज किया जिंक ऑक्साइड टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। सही है आर्यन? यस सर, यस सर, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। एक बार ना आर्यन, थोड़ा सा अभी एक बार हिंट मिल जाएगा ना, तो तू बाद में एक बार बस कभी तेरे को टाइम मिले ना, नजर मार लियो जरूर, या तो आज ही नजर मार लियो एक बार, और इन स्ट्रक्चर्स को एक बार तो जरूर बना के देख लेना। एक बार जरूर बना के देख लेना ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए इतनी। और इसका एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि आना ही आना है। अब देखो, अब सल्फर कहाँ कहाँ ऐड होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। सल्फर ऐड होता है, दो रिएक्टिव साइड्स होती हैं इस रबड़ के अंदर। एक साइड होती है एल्कीनिक जहां डबल बॉन्ड है, एक साइड होती है एल्कीनिक ये वाली जहां डबल बॉन्ड है, और एक साइड होती है एलाइलिक। यहाँ पे भी रेडिकल आसानी से आ सकता है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेरॉइड होता है छटने के बाद। तो एक बार मैं रबड़ को सल्फर को यहाँ ऐड करूंगा, ये हटाया मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड, और रेडिकल रेडिकल लगा रहा हूँ मैं दोनों जगह, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल। और सेम इसकी मिरर इमेज ले लेंगे नीचे, सेम इसकी मिरर इमेज नीचे ले लेंगे, सेम इसकी मिरर इमेज नीचे ले लेंगे ऐसे, CH2 C CH3 CH CH2 वैलेंसी फ्री, रेडिकल इधर रेडिकल इधर, और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से हटाइए, ये हट गया ये हट गया ये हट गया, ये इससे जोड़ दिया ये इससे जोड़ दिया। तो ये बन गया, ये सल्फर का एडिशन यहाँ पे होगा इस तरीके से। यहाँ पे सल्फर आ गया, ये सल्फर के क्रॉस लिंक्स दे आर इधर एडेड एट रिएक्टिव एल्कीनिक साइड्स और एट रिएक्टिव एलाइलिक साइड। दूसरी साइड एलाइलिक थी, एच हटा देंगे वहां से, एच हटा दिया मैंने यहाँ से, CH3 डबल बॉन्ड रहने देंगे यहाँ पे। अब ये एक था, ये दूसरा S CH C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। ये सल्फर के क्रॉस लिंक्स या तो रिएक्टिव एल्कीनिक साइड पे ऐड होंगे या रिएक्टिव एलाइलिक साइड पे। इस तरह से सल्फर के क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस होते हैं, इधर एट रिएक्टिव एल्कीनिक साइड और एट रिएक्टिव एलाइलिक साइड। तो यहाँ पे ऐड होंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये होमोपॉलीमर्स जितने भी थे ना सब खत्म करा दिए मैंने होमोपॉलीमर्स। अब आ गए कोपॉलीमर्स। रबड़ पढ़ रहे हैं तो रबड़ ही बता देता हूँ पहले मैं। नेक्स्ट आ जाएगा कोपॉलीमर्स। एक बार तुम यहाँ पे ना, किसी ने नोट डाउन किया है क्या सारा मैंने जो लिखा है? कोई भी ऐसा तुम में से जिसने नोट डाउन किया हो, या फिर तुम नोट्स में ही देख रहे हो? कोई भी ऐसा जिसने नोट डाउन किया है ये सारा? नहीं? अच्छा, नोट्स में नोट्स कौन कौन देख रहा है, जल्दी से बताएंगे एक बार, नोट्स कौन कौन देख रहा है सारे? बाकी सब अच्छा, नोट्स है नहीं किसी के पास? या तो हिमांशु, वेदांत, बॉबी, देवांश, कृष्णा, सुधांशु, आर्यन, अर्णव, श्रुतिका, मयंक, निहारिका, चलो तुम लोग सबके नोट्स है, बाकी के नोट्स होंगे नहीं। चलो अभी आन्या तुम्हें समझ आ रहा है क्या? आन्या, सर नोट्स आर्यमन, में पेज नंबर क्या है, एक बार कोई बता दे। पेज नंबर तुमने फिर ऋषिका पहले क्यों नहीं पूछा है? 352। 352 पे है। सर चलो नेक्स्ट जो अब हमने करना है। एल्केनिक पढ़ी है वो ज्यादा स्टेबल होगी ना एज कम्पेयर टू एलाइलिक, क्योंकि उसमें एक ही बन रहा है ब्रिज। नहीं नहीं नहीं, तो, ऐसा ना, आगे भी तो है राइलिक वाली, मैंने एक में शो किया जस्ट, आगे भी बनती जाएगी ना ये तो। ओके सर। नहीं समझे? चलो अब कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स ये अभी तो इजी थे वाले पीछे वाले, ये थोड़े टफ है। कोपॉलीमर्स, अगर पॉलीमर के अंदर दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स हो, दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स हो, ऐसा नहीं कि दो ही हों, दो या दो से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स होंगे तो बनेगा कोपॉलीमर। तो क्या बनेगा? कोपॉलीमर। सही है? तो कोपॉलीमर इस तरीके से बनेगा। अब कोपॉलीमर जो है,
कोपॉलीमर, ये इसमें मैं पहले रबड़ की फॉर्म ले रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। तो ब्यूना एस अगर मैं बात करूँ, ब्यूना एस, BUNAS, तो BU से ब्यूटाडाइन होगा मोनोमर, Na से सोडियम की प्रेजेंस होगी, S से स्टाइरिन, S से स्टाइरिन, इसको हम SBR भी कहते हैं, SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, क्लियर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। और ये बबल गम्स में प्रेजेंट होता है, मतलब बबल गम की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये वाला रबर। तो इसमें हम लेंगे, देखो ध्यान देना, इसमें मैंने लिया स्टाइरिन, स्टाइरिन, और दूसरा लिया ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाई। बस तुम्हें फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन कराना है। क्या करना है? फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, जोड़ दो सबको बस। तो ये बन गया CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH, CH2, नीचे CCH5, वैलेंसी फ्री इधर, वैलेंसी फ्री इधर, ये हो गया होल। ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बन गया ब्यूना एस, ब्यूना एस, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग, ओ सॉरी, बबल गम्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये वाला रबर। तो ये इसके ध्यान रखना। नेक्स्ट अब दूसरा जो है इसके अंदर, वो है ब्यूना एन। ब्यूना एन के लिए ना बस तुम्हें CCH5 की जगह CN लिखना पड़ेगा, CCH5 की जगह CN लिखना पड़ेगा। इसमें एनायनिक पॉलिमराइजेशन भी कर सकते हो तुम, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड भेजना पड़ेगा, जो हम विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। आंसर सेम आएगा भाई, ये आ गया CN नीचे, ये हो जाएगा ब्यूना एन, क्लियर, ये हो जाएगा ब्यूना एन, दिस इज ब्यूना एन, ये ब्यूना एन है, ये ध्यान रखना है, ये कंटेनर्स वगैरह में यूज होता है ज्यादातर। ब्यूना एन जो है ना, जहाँ पे ऑयल सील करना हो, टैंक की लाइनिंग्स देनी हो, वहां पे ये वाला रबड़ यूज करते हैं। टैंक लाइनिंग्स में देखते नहीं कि रबड़ की लाइनिंग दी होती है टैंक में, तो वहां पे ये यूज होता है, ब्यूना एन, ये ध्यान रखना है। अब दो मैंने ये बता दिए, अब एक और था रबड़, नेचुरल, ये सिंथेटिक रबड़ था, ये ब्यूना एन एक सिंथेटिक रबड़ है, ब्यूना एस भी बता दिया मैंने साथ साथ, ब्यूना एस दूसरा सिंथेटिक रबड़ है, तीसरा है नियोप्रीन। नियोप्रीन बहुत सिंपल है, वो होमोपॉलीमर में ही आता है, वो रह गया था, वो देख लो इधर, CH2CHCl, ये क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर है, क्लोरोप्रीन। IUPAC करोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, IUPAC करोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इससे आ गया वैलेंसी फ्री दिखानी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बस रेडिकल जहां पे आएगा वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री CHCl, CH, CH2, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, एक H नहीं आएगा, ये वाला, ये H नहीं आएगा, बस ये आ गया वैलेंसी फ्री, ये दिस इज नियोप्रीन, ये नियोप्रीन रबड़ है, सही ना, नियोप्रीन रबड़। तो तीन ये नेचुरल सिंथेटिक रबड़ है, तीनों के नाम याद रखते हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। अच्छा, सिस फॉर्म ऑफ नेचुरल रबड़, इसको क्या बोलते हैं हम? सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन को हम बोलते हैं नेचुरल रबड़, सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन को बोलते हैं नेचुरल रबड़। और अगर ट्रांसफॉर्म होती है, जो मैंने भी जस्ट पीछे पढ़ाया है, और अगर इसकी ट्रांसफॉर्म होगी तो उससे बोलते हैं एक तो ट्रांसफॉर्म को गट्टा पर्चा भी बोलते हैं, और उसको हम सिंथेटिक रबड़ भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म जो होगी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ किसी, ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन, ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन को हम गट्टा पर्चा या सिंथेटिक रबड़ भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610। नाइलॉन की दो फॉर्म है, नाइलॉन की दो फॉर्म है, वो नोट करेंगे। नाइलॉन 66, पहले तो 66 क्या डिनोट करता है, ये बहुत कॉमन है, जो नाइलॉन के पोस्ट में लगा, बाद में लगा हुआ है। नाइलॉन 66 यानी इसके दोनों मोनोमर में 6-6 कार्बन होंगे, यानी इसके दोनों मोनोमर में 6-6 कार्बन होंगे, नाइलॉन 66। तो इसमें लेते हैं हम एडिपिक एसिड, CH2 बॉन्ड, CH2 होल 4, COOH, CH2 बॉन्ड COH, एडिपिक एसिड, N मोल्स इसके, N मोल्स इसके, प्लस N मोल्स लेंगे हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइ, NH2 CH2 होल 6, NH2, इसके भी N मोल्स, N मोल्स इसके हैं, N मोल्स इसके हैं, N मोल्स इसके हैं। और अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जितने भी कराऊंगा क्वेश्चन तुम्हें, उन सबके अंदर तुम्हें क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे,
एक क्या है, एडिपिक एसिड पहला है, दूसरा है हेक्सामिथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा जिसमें एक में एसिड ग्रुप है, दूसरे में अल्कोहल हो, अल्कोहल का H निकलेगा या अमीन का H निकलेगा, ये याद रखना। अल्कोहल का H निकलेगा या अमीन का H निकलेगा, और OH निकलेगा एसिड का। उल्टा करना है, ये बाद में पता लगेगा तुम्हें कि ऐसा क्यों हो रहा है, एसिड OH क्यों दे रहा है जबकि अल्कोहल या अमीन H दे रहे हैं। तो ये बाहर निकालना है इसके अंदर। NH2O ऐसे बाहर निकलेंगे, N मोल्स इसके लिए हैं, N मोल्स इसके लिए हैं, NH2O बाहर निकलेंगे और आंसर आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री। जहां OH होगा यहां से निकालना है, एसिड में से OH और अमीन या अल्कोहल का H, यहां से H, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH, सेकेंडरी अमाइड बन गया यहाँ पे। और ये है नाइलॉन 66, दोनों मोनोमर में, इसमें भी 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन थे, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए क्या होगा ये नाइलॉन 66। रोप्स वगैरह में यूज होता है, फैब्रिक्स में यूज होता है। दिस इज नाइलॉन 66। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नाइलॉन 66, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक टर्म आती है नाइलॉन 610, एक टर्म आती है नाइलॉन 610। इसका मतलब है एक मोनोमर में तो 6 कार्बन, और एक मोनोमर में कितने कार्बन हो जाएंगे, एक मोनोमर में 10 कार्बन, एक मोनोमर में 6 कार्बन, एक में 10। और इसका एग्जांपल बस तुम्हें एडिपिक एसिड का सिबेकिक एसिड लेना है, CH2 था ना, CH2 कर देना है आप, CH2 कर देना, तो ये आएगा सिबेकिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नाइलॉन 610, नाइलॉन 610। वेदांत, वेदांत यहाँ तक क्लियर है सारा? Yes, sir. Clear. मेरे को बस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बताने हैं और कुछ एक आधा पॉलीएस्टर बताने हैं, और फिर 3 रेजन्स बताने हैं। एक बार ना 10-15 मिनट के लिए रिजॉइन कर लेंगे, एक बार रिजॉइन कर लेना।